कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषयपरक ज्ञानवर्धन और अकादमिक समस्या समाधान समय के रचनात्मक उपयोग हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है ज्ञानदूत 2.0, जिसमें मैं डॉक्टर पूनम बजाज आज आपके साथ जो विषय लेकर आई हूँ समाजशास्त्र के अंतर्गत, वह है सामाजिक मानव शास्त्र में तुलनात्मक विधि के बारे में। हम आज सामाजिक मानव शास्त्र में अध्ययन विधियों के अंतर्गत तुलनात्मक विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तुलनात्मक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, तुलना करना किन्हीं दो समाजों, किन्हीं दो कालों, किन्हीं दो समुदायों के बीच में। इस विधि का जो प्रयोग है वह मुख्य रूप से विकासवादी समाजशास्त्रियों के द्वारा किया गया है। यदि हम विभिन्न स्थितियों में कोई विशेष घटना का अध्ययन करते हैं और फिर उस घटना के अध्ययन के बाद उसके कारणों का पता लगाते हैं, तो यह जो कारण हैं जो विभिन्न स्थितियों में उपस्थित रहते हैं वह उस विशेष घटना के कारण हो सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी घटना की विभिन्न परिस्थितियों में तुलना करके उनके कारणों का पता लगाते हैं और उस अध्ययन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यही तुलनात्मक पद्धति है। क्षेत्रीय कार्य द्वारा घटनाओं की तुलना की जा सकती है। व्यक्ति फील्ड वर्क द्वारा कोई भी अनुसंधान करता, और जितने भी मानव शास्त्री हमने पढ़े हैं, जिनके बारे में हमने जिनकी रचनाओं को या जिनके अध्ययन के कार्यों को पढ़ा है, उन्होंने फील्ड वर्क को बहुत महत्व दिया है और क्षेत्रीय कार्य के दौरान जो है वो अवलोकन, सहभागी अवलोकन पद्धति को अपनाकर इस तुलनात्मक विधि के द्वारा हमारे सामने तथ्यात्मक बातों को रखा है, जिन्हें कि हम जानते और समझते हैं। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जब हम विकासवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर का नाम हम सबसे पहले याद करते हैं, जिन्होंने सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म के बीच में तुलना करके हमें यह बताया कि किस प्रकार से एक समाज और जीव जो हैं वो विकसित होते हैं, और उनकी आपसी तुलना द्वारा उन्होंने हमें समाजों के विकास के बारे में समझाने का प्रयास किया। और हर्बर्ट स्पेंसर ने यह जो अवधारणा थी यह डार्विन की इवोल्यूशनरी थ्योरी से ली थी, जिसको कि हमने इवोल्यूशन के अंतर्गत समझा था। अगस्ट कॉम्ट जो है वो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के अंतर्गत हमें बताते हैं कि समाजों का विकास धार्मिक या काल्पनिक स्तर से तात्विक या अमूर्त और फिर वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष स्तर तक होता है, और इस प्रकार से वे तुलना द्वारा विभिन्न समाजों की स्थितियों से हमें अवगत कराते हैं। इसी प्रकार यदि हम इमाइल दुर्खिम के कार्य को देखते हैं कि उन्होंने तुलनात्मक विधि का प्रयोग कहाँ पर किया है, तो हम देखते हैं कि उनकी ली सुसाइड जो बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में आत्महत्या की दर में तुलनात्मक विधि को काम में लिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह तुलनात्मक विधि बहुत विश्वसनीय अध्ययन पद्धति समझी जाती है। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि मैक्स वेबर के आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप की जब हम चर्चा करते हैं तो उन्होंने हमें सामाजिक घटनाओं को समझाने के लिए एक प्रारूप की चर्चा की, जिसको हम आदर्श प्रारूप के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम उनकी तुलनात्मक अध्ययन को देखते हैं तो उन्होंने विश्व के 6 प्रसिद्ध धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया: हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस, और हमें यह बताने का प्रयत्न किया कि धर्मों के अनुसार व्यक्ति या समाज जो है वो कैसे विकसित होते हैं, और धर्म की विशेषताओं के अनुसार व्यक्ति जो है वो किस तरह से व्यवहार करता है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। जब हम तुलनात्मक विधि को अध्ययन के अंतर्गत अपनाते हैं तो हम यह देखते हैं कि इसके लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं को हमें जानना होता है, या उन पूर्व आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है कि एक अध्ययनकर्ता वास्तव में क्या उस अध्ययन विधि के साथ न्याय कर पाएगा।
तो हम यह देखते हैं कि उस अनुसंधानकर्ता का अध्ययन क्षेत्र से पूर्ण परिचय होना चाहिए, उसको उसकी समग्रता से जानकारी होनी चाहिए, उसमें गहन निरीक्षण और अंतर्दृष्टि की योग्यता होनी चाहिए ताकि वह घटनाओं की तुलना तथ्यों के आधार पर कर सके। आलोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता एक अनुसंधानकर्ता में होनी चाहिए और वह तर्कसंगत व्याख्या उन घटनाओं, उन तथ्यों की कर सके जो उसने अपने क्षेत्रीय कार्य के दौरान एकत्रित किए हैं। जब वह इन सारी बातों को कर लेता है तो सावधानी पूर्वक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की योग्यता भी उस अनुसंधानकर्ता में होनी चाहिए। और हम यह देखते हैं कि जब भी हम प्रमुख मानव शास्त्रियों के अध्ययनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से उनमें इन चीज़ों को पाते हैं कि उन्होंने कितनी अपनी इंसाइट का प्रयोग करके और कितने गहन निरीक्षणों द्वारा हमारे सामने वह अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार से सावधानी पूर्वक जब वह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो वह वास्तविक रूप से पढ़ने योग्य बन जाती है। तुलनात्मक प्रारूप के प्रमुख चरणों के अंतर्गत हम देखते हैं कि किन किन स्टेप से होकर हमें गुजरना होता है। अध्ययन की जाने वाली जो अवस्थाएं हैं, जो घटनाएं हैं, जो तथ्य हैं, उनका निरीक्षण और मापन किया जाए। साथ ही साथ एक वर्ग या विभिन्न वर्गों में उपस्थित अनुपस्थित कारकों, फैक्टर्स को नोट कर लिया जाए जो प्रभाव डालते हैं, और यह हमें कार्य कारण संबंधों की व्याख्या के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन उपस्थित या अनुपस्थित कारकों या अवस्थाओं की तुलना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के रूप में हमारे सामने आती है, तभी हम तुलनात्मक विधि की सार्थकता को यहाँ सिद्ध कर सकते हैं। फिर इनके द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं और अध्ययन की जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसका प्रस्तुतिकरण, प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक विधि करने हेतु हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स की ज़रूरत होती है और यह हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। यहाँ हम फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खिम की जो तुलनात्मक विधि है उनकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के समाजों के अध्ययन के लिए एक जैसी विधियों को उपयोग में लाना चाहिए, और उन्होंने यह भी पाया कि आत्महत्या की दर यूरोप के विभिन्न देशों में एक समान नहीं है, अर्थात यह तुलना द्वारा ही पता चला। जब उन्होंने तुलना की और तुलना करते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला जो समान था कि व्यक्ति अपने समूह, समुदाय, परिवार से जितना दूर रहता है, यानी कि संबंधों में घनिष्ठता की जितनी कमी हो जाती है, उतनी ही आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि उन्होंने तुलनात्मक विधि का प्रयोग जो है वो हमारे सामने रखा। जब हम सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इस कंपैरेटिव मेथड की चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह रेडक्लिफ ब्राउन जो है उन्होंने इसे हमें प्रदान किया, और यह माना जाता है कि यह दुर्खिम के विचारों का ही प्रसार है, उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ वे कहते हैं कि तुलनात्मक विधि अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कि हम इसमें कुछ प्राकल्पनाओं को नहीं रखते हैं। अर्थात यहाँ पर वो प्राकल्पनाओं या हाइपोथेसिस की इम्पोर्टेंट को सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्राकल्पना किसी भी अध्ययन का, किसी भी अनुसंधान का मूल आधार है। अगर आपने सही प्राकल्पना कर ली तो आपने अपना कार्य जो है वो सही तरीके से कर लिया। तो इस प्रकार से प्राकल्पना जो तुलनात्मक विधि में हम प्राकल्पनाओं को रखते हैं, और अगर हम इनमें कुछ प्राकल्पनाओं को नहीं रखते हैं तो यहाँ हम उन प्राकल्पनाओं की जांच पड़ताल करते हैं। इस प्रकार से हम प्राकल्पनाओं के अभाव में जब यह तुलना करते हैं, अभाव में जब हम तुलनात्मक विधि को काम में लेते हैं दो समाजों या दो समुदायों के बीच, तब हम यह देखते हैं कि यह प्रयास सही सिद्ध नहीं होता है। कंपैरेटिव मेथड में मानव शास्त्री जिनका की उद्देश्य मनुष्य का अध्ययन करना रहा है, मनुष्य को संपूर्णता में जानने समझने का प्रयास वे करते हैं, वे तुलनात्मक
उपागम पर इस तुलनात्मक विधि पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं, क्योंकि वे एक समाज, एक काल, एक समुदाय के साथ दूसरे समाजों, कालों और समुदाय के मानवों को हमारे सामने रखते हैं। इस प्रकार वे मनुष्य की छवि को समझने के लिए विभिन्न देशों और कालों के मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, जिसे कि हम मानव शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। मानव शास्त्री जो हैं वो समग्र मानव संस्कृतियों की सामान्य विशेषताओं का पता लगाने में समर्थ होते हैं। संस्कृतियों की तुलना हमारे सामने आती है। तुलनात्मक प्रारूप के आधार पर सामान्य रूप से जब एक से अधिक घटनाओं एवं तथ्यों की परस्पर तुलना करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो यह तुलनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है, जिसे हम प्रारंभ में समझ चुके हैं। और प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने इसका उपयोग संस्कृति के अध्ययन में किया था। और हम यह भली भांति जानते हैं कि संस्कृति जो है वो जीवन जीने का एक तरीका है। होल वे ऑफ लाइफ जो है इज कॉल्ड कल्चर। तो कल्चर किसी भी समाज का अपना एक विशेषता लिए हुए होता है और वह दूसरे समाजों से भिन्न होता है, इसीलिए हम उसकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर संस्कृतियों के अध्ययन, संस्कृतियों के विकास और विभिन्न संस्कृतियों की तुलना की बात जो है वो मानव शास्त्री करते हैं। रूथ बेनेडिक्ट की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने दो संस्कृतियों की तुलना करके हमें बताया कि एक अपोलोनियन संस्कृति है और दूसरी डायोनीशियन संस्कृति है, जिनको कि वे प्यूब्लो और डोबू जनजातियों के अंतर्गत देखते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अपोलो सूर्य का देवता है और डायोनियन जो है वो शत्रु या लड़ाई झगड़े का देवता है। तो जो अपोलोनियन संस्कृति को मानने वाले हैं वे लोग शांत, स्थिर और इस तरह के व्यवहार दर्शाते हैं, और दूसरी प्रकार के लोग जो हैं वो अग्रेसिव और लड़ाई झगड़े के व्यवहार को दर्शाते हैं। तो यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि संस्कृतियों की तुलना के द्वारा हम मानव के व्यवहार को समझ सकते हैं। मैलिनोवस्की जो कि बहुत बड़े मानव शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अफ्रीकी जनजातियों में राजनीतिक रिश्तेदारी को समझाने का प्रयास किया है। हालांकि मैलिनोवस्की ने फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद पर बहुत अधिक काम किया है, जिसको हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। होबहाउस आदिम अर्थतंत्र के विभाजन की तुलना करके हमारे सामने इन चीज़ों को रखते हैं। लिपसेट एंड बेंडिक्स अमेरिका के औद्योगिक शहर में मत व्यवहार और प्रजातांत्रिक सरकारों की पूर्व आवश्यकताओं के तुलनात्मक अध्ययन को हमारे सामने रखते हैं अपने अध्ययन के अंतर्गत। और हम यह देखते हैं कि ये तुलनात्मक अध्ययन हमारे अध्ययन में कितने ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। एपिस्टीन जो है वो दक्षिण भारत के दो गांवों का तुलनात्मक अध्ययन आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के रूप में हमारे सामने रखते हैं। और उन्होंने जब यह तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्होंने ऐसा क्षेत्र लिया जहां नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी और नहीं की जाती थी, और फिर उन्होंने आर्थिक विकास को समझाने का प्रयत्न किया कि आर्थिक विकास द्वारा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन घटित हुआ है। और ये तुलनात्मक अध्ययन था। भारतीय समाज के अध्ययनों की ही अगर आगे बात करी जाए तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, योगेंद्र सिंह, एन.के. बोस जैसे नाम आते हैं, जिन्होंने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि को प्रयोग में लिया। के.एल. शर्मा साहब ने जाति व्यवस्था, राजस्थान के गांव में जाति व्यवस्था जो है उसको तुलनात्मक विधि द्वारा समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से जाति व्यवस्था धर्म और राजनीति में अपना स्थान रखती है और कौन सी जातियां जो हैं वो गांव में अपना प्रभुत्व जमाए रखती हैं। इसी तरह से योगेंद्र सिंह आधुनिकीकरण और परंपराओं की बात करते हैं और यह तुलनात्मक विधि से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। रेमंड एरन जो है वो तुलनात्मक अध्ययन के जबरदस्त समर्थक माने जाते रहे हैं। इन्होंने औद्योगिक समाजों के रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की तुलना जो है वो हमारे सामने रखी है कि किस तरह से औद्योगिक समाज जो है जैसे जैसे विकसित होते चले जाते हैं वे किस प्रकार
रूपांतरण की श्रेणी में आते हैं और उनमें किन किन चीज़ों में रूपांतरण दिखाई देता है। लेवी स्ट्रॉस ने आदिम और प्राऔद्योगिक समाजों की तुलना जो है अपने अध्ययन द्वारा हमारे समक्ष रखी है। इरविन गॉफमैन का नाम लिया जाए तो वे रोजमर्रा के जीवन में सेल्फ या स्व का प्रस्तुतिकरण जो है उसको बताते हैं, समझाते हैं और सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने के लिए रंगमंच का प्रयोग करते हैं। उसके रंगमंच की जो है सार्थकता को हमारे सामने रखते हैं और इस तरह से व्यक्ति अपने डेली रूटीन में अपने सेल्फ को किस तरह विकसित करता है एक अभिनेता के तौर पर, और हर व्यक्ति कब कब जो है वो एक अभिनेता के फॉर्म में आ जाता है, इसकी चर्चा वो करते हैं, तुलना द्वारा वो हमें समझाते हैं। फ्रांस बोआस जो है वे उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटीय देश में अमेरिकी संस्कृति के संबंध में कार्य कारण प्रभावों के वैज्ञानिक नियमों की खोज और अध्ययन संस्कृति को हमारे सामने रखते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मानव शास्त्री हैं वे हमारे सामने इन तथ्यों को रखते हैं। यहाँ हम यह देखते हैं कि इन जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो तुलनात्मक विधि की हम बात करते हैं, इस तुलनात्मक विधि की हम चर्चा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मानव शास्त्रियों द्वारा ही नहीं बल्कि समाज शास्त्रियों द्वारा भी अध्ययन में इसे प्रयोग लाते हुए देखते हैं। और हमने यह भी देखा है कि इन विधि या इस विधि का जो प्रयोग है वो बहुत सुगमता से बड़े वृहत समाजों के अध्ययनों में भी किया जाता है। और यहाँ पर हम दूसरे समाजों, दूसरे देशों की तुलना में इस विधि को प्रयोग में लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में जो परंपरा यूरोप और अमेरिका के देशों में विकसित हुई, वह उसमें किसी भी समाज की जो भी संस्थाएं हैं उनकी तुलना दूसरे समाजों या समुदायों के साथ की जा सकती है और इसको हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमने यह भी देखा है कि बहुत सारे ग्रामीण अध्ययन, चाहे वह अमेरिकी और यूरोपीय समाजशास्त्र में हुए हों या वे भारतीय समाजशास्त्र में हुए हों, उनमें अनिवार्य रूप से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब एक सामाजिक इकाई की तुलना दूसरे समाज या समुदाय की इकाइयों से की जाती है तो अनुसंधानकर्ता की जो अंतर्दृष्टि या समझ है वो विकसित होती है और इस तरह से वह तुलना करने के योग्य या समर्थ अपने आप को पाता है। हम इसकी आलोचना की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें प्राकल्पना या उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता और जबकि यह इसकी पूर्व आवश्यकताओं में होता है। तुलनात्मक विधि को हम तब बहुत अच्छी तरह से अपने अध्ययन में प्रयोग ला सकते हैं जब हम प्राकल्पनाओं का निर्माण कर लें, ताकि हम अपने अध्ययन को उसी दिशा में आगे बढ़ा सकें, क्योंकि प्राकल्पनाएं हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। विभिन्न इकाइयों को परिभाषित करने में कठिनाई जो है वो महसूस होती है, यह इसकी आलोचना की जाती है कि विभिन्न तरह की हम इन इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाते हैं, तो भी यह हमें अध्ययन को सही दिशा में नहीं ले जा पाती है। कई बार दो समाज, संस्थाएं, दो समुदाय जो हैं वो बाहरी तौर पर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन आंतरिक तौर पर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो जब हम उनकी तुलना करते हैं तो यहाँ व्याख्या की कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो उसी हिसाब से किया जाना चाहिए अध्ययन के प्रस्तुतिकरण में कि ये संस्थाएं जो हैं वो हमें आउटर और इनर, इसकी दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनकी तुलना जो है वो की जानी चाहिए। दो संस्कृतियों के बीच में कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह तुलनात्मक विधि का वास्तविक आधार नहीं माना जाता। इस रूप में भी इसकी आलोचना की जाती है, जबकि हम हमेशा जब भी कोई अनुसंधान या अध्ययन के कार्य को करते हैं, जब भी किसी विधि को काम में लेते हैं, तो हम कार्य कारण संबंधों
पर जोर देते हैं और इसके द्वारा अध्ययन जो है, किए गए अध्ययन या तथ्यों की जो विश्लेषण और व्याख्या है वह हम ज़्यादा सटीक और ज़्यादा सही मानते हैं। तो इस तरह से जब हम तुलनात्मक अध्ययन विधि को उपयोग में लेते हैं तो हमें इसके लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। और हम यह देखते हैं कि ऐतिहासिक समाजों की, सभ्य समाजों के साथ आदिम समाजों की, हमारे वर्तमान समाजों के साथ जब हम अध्ययन को प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ तुलनात्मक विधि अपने आप में एक बहुत अच्छी विधि के रूप में हमारे सामने आती है। तो हमें यह भी जानना होता है विद्यार्थियों कि जब हमसे तुलनात्मक विधि से संबंधित कुछ प्रश्न किए जाएं तो हमें उन समाजशास्त्रियों या उन मानव शास्त्रियों के नाम जो हैं और उनके द्वारा किए गए अध्ययनों को एक लिस्ट में के रूप में ध्यान में रख लेना चाहिए, ताकि जब प्रश्न पत्र में इस तरह के छोटे या बड़े प्रश्न हमारे सामने आए तो हम उनको लिख सकें। जब हम लघु उत्तरात्मक या अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो वहाँ हमसे सिर्फ अध्ययन के किए जाने वाला जो समाजशास्त्री या मानव शास्त्री है उसका नाम पूछ लिया जाता है या उसके द्वारा अध्ययन किया गया क्षेत्र जो है उसको पूछ लिया जाता है। तो आप इनको इस तरह से अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और अगर बड़े प्रश्नों के रूप में यह पूछे जाते हैं तो आप उसका विस्तृत जो है वो विश्लेषण और व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।